नमस्कार। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास जो जानकारी है वो जैविक हथियारों और जिसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्याह पहलू पर है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना देखिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो तकनीक जो जान बचाने के काम आती है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यही है वो दोहरा उपयोग वाली पहेली। तो आज हम इसी को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जैविक हथियार ये असल में होते क्या हैं और ये डार्क बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ फिर? देखिए, जैविक हथियार मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे रोग फैलाने वाले कीटाणु या जहर जिनका जानबूझकर इस्तेमाल हो इंसानों, जानवरों या यहाँ तक कि फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और डार्क बायोटेक्नोलॉजी वो इसी का आप कह सकते हैं अंधेरा कोना है, जहां इन हथियारों को आतंकवाद या जैविक युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा। और क्या चीज है जो इन्हें इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है? कई चीजें हैं एक्चुअली। एक तो देखिए, इन्हें बनाना अब पहले से काफी सस्ता और आसान हो गया है। जैसे वो क्रिस्पर जीन एडिटिंग किट है, वो आजकल मतलब कुछ $100 में मिल जाती है। हाँ, सुना है। फिर ये चुपके से हमला कर सकते हैं, मतलब संक्रमण फैलने और लक्षण दिखने में कई दिन, हफ्ते भी लग सकते हैं। जैसे चेचक, उसमें 12 से 14 दिन लग जाते हैं पता चलने में। और तीसरा, इनकी पहुंच, मतलब ये एक बड़ी आबादी को चपेट में ले सकते हैं। और हाँ, वो दोहरा उपयोग वाली बात तो है ही। अच्छा शोध बुरे हाथों में पड़ जाए तो, जैसे वो गेन ऑफ फंक्शन स्टडीज होती हैं, वायरस को बेहतर समझने के लिए उसे बदलते हैं, पर वही बदलाव खतरनाक भी हो सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और जैसा हम कह रहे थे, ये कोई आज की बात तो है नहीं। इतिहास में भी इसके उदाहरण हैं। हाँ, सदियों पुराने। सोचिए 1346 में मंगोलों ने काफा शहर के घेराव के वक्त प्लेग से मरे सैनिकों की लाशें शहर के अंदर फिकवा दी थीं। बाप रे। या फिर 1963 में पोंटियाक विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना पर आरोप लगा था कि उन्होंने मूल अमेरिकी लोगों को चेचक से संक्रमित कंबल बांटे थे। ये तो बहुत पुराने तरीके हुए। और फिर 20वीं सदी में ये और बड़े पैमाने पर हुआ। बिल्कुल। जापान की यूनिट 731 थी। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने बंदी बनाए गए लोगों पर भयानक प्रयोग किए, प्लेग, एंथ्रेक्स, बहुत कुछ। फिर शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा गुप्त प्रोग्राम था, बायोप्रेपरेट। उन्होंने तो एंथ्रेक्स, चेचक, मारबर्ग जैसे कई वायरसों को हथियार बनाने पर काम किया था। लेकिन फिर 1972 में एक संधि भी तो आई थी, जैविक हथियार संधि, BWC। हाँ, आई थी BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। उसने इन हथियारों को बनाने, जमा करने पर रोक लगा दी। पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी और है कि कोई ठोस वेरिफिकेशन यानी जांच का सिस्टम नहीं है। ये पक्का करने का कोई तरीका नहीं कि सब देश मान भी रहे या नहीं। तो फिर आधुनिक समय में ये नई टेक्नोलॉजी के आने से जोखिम कैसे बदल गए हैं? यहीं पर चीजें और पेचीदा हो जाती हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी है, क्रिस्पर है। इनसे मतलब सैद्धांतिक तौर पर ऐसा एंथ्रैक्स बनाना मुमकिन है जिस पर एंटीबायोटिक का असर ना हो। या मान लीजिए H5N1 बर्ड फ्लू है, उसे और ज्यादा आसानी से इंसानों में फैलने लायक बनाना, ये सब अब दायरे में आ गया है। और वो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का आपने जिक्र किया। हाँ, वो तो है ही। मतलब आप किसी वायरस को स्टडी करने के लिए उसे और खतरनाक बना रहे हैं। जाहिर है इसमें जोखिम तो है ही। वो जानकारी गलत हाथों में पड़ सकती है। और इनको फैलाने के तरीके, उनमें भी तो शायद बदलाव आया होगा। हाँ, वो भी। जैसे 2001 में अमेरिका में वो एंथ्रैक्स वाले खत भेजे गए थे पाउडर के रूप में, एरोसोल। हाँ, वो याद है। या फिर अब जीन ड्राइव्स जैसी नई चीजें हैं। ये किसी खास जीन को पूरी की पूरी आबादी में बहुत तेजी से फैला सकती हैं। सोचिए, इसका इस्तेमाल किसी पूरी प्रजाति को खत्म करने या शायद किसी खास इंसानी समूह को निशाना बनाने के लिए भी हो सकता है। ये तो बहुत डरावना है। और भी नए खतरे हैं, जैसे बाइनरी एजेंट्स, मतलब दो अलग अलग चीजें जो अकेले तो शायद हानि रहित हों, पर मिल जाएं तो खतरनाक बन जाएं। या फिर स्टेल्थ वायरस, जो शरीर में घुसकर चुपचाप बैठे रहें और बाद में किसी ट्रिगर से एक्टिव हो जाएं। क्या हाल में ऐसी कोई घटना हुई है जिसने इन खतरों को और साफ किया हो? बिल्कुल। 2001 के वो एंथ्रैक्स हमले, उन्होंने दिखा दिया कि कैसे एक देश भी पूरी तरह तैयार नहीं था। एक और
थोड़ी अलग लेकिन चिंताजनक घटना थी जब ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं ने चूहों पर रिसर्च करते हुए अनजाने में एक वायरस माउस पॉक्स को बदल दिया और वो इतना खतरनाक हो गया कि जिन चूहों को वैक्सीन लगी थी वो भी उससे मरने लगे। ये दिखाता है कि अनजाने में भी कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं इस मामले में? चुनौतियां तो कई हैं। एक तो ये डू इट योरसेल्फ बायो वाली बात, मतलब शौकिया लोग भी घर पर या छोटी लैब में प्रयोग कर रहे हैं। ओपन सोर्स लैब इक्विपमेंट आसानी से मिल रहा है, इससे नियंत्रण मुश्किल होता है। दूसरा, चेचक जैसे वायरस, वो लक्षण दिखने से पहले ही फैलना शुरू कर देते हैं, तो जब तक पता चलता है देर हो चुकी होती है। फिर एक बड़ी दुविधा है वैज्ञानिक पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की। मतलब खोज को साझा करना जरूरी है, पर कैसे सुनिश्चित करें कि वो जानकारी गलत इस्तेमाल ना हो। और कोविड-19 महामारी, उसने भी तो कुछ सबक सिखाए होंगे। हाँ, उसने तो दिखाया कि कैसे एक महामारी पूरी दुनिया को हिला सकती है, अर्थव्यवस्था, समाज, सब पर असर। और साथ ही वो जो लैब से लीक होने वाली थ्योरीज थीं, चाहे वो सच हो या ना हो, उन्होंने जैव सुरक्षा को लेकर एक अविश्वास जरूर पैदा किया है। भविष्य के खतरे क्या दिखते हैं? भविष्य के खतरे जैसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसे अल्फाफोल्ड है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताता है, क्या उसका इस्तेमाल नए ज्यादा खतरनाक वायरस डिजाइन करने में हो सकता है? या फिर क्या खास नस्लीय या जातीय समूहों को टारगेट करने वाले जैविक हथियार बनाए जा सकते हैं? और एक और चिंता है पर्माफ्रॉस्ट, यानी जो बर्फ हजारों सालों से जमी हुई है, उसके पिघलने से पुराने अनजान वायरस बाहर आ सकते हैं और शायद क्रिस्पर जैसी तकनीक से उन्हें फिर से जिंदा भी किया जा सके। ये सब बहुत गंभीर सवाल हैं। तो फिर इनसे बचाव के लिए क्या हो रहा है या क्या किया जाना चाहिए? सबसे जरूरी तो है कि वो जो 1972 वाली संधि है BWC, उसे मजबूत किया जाए। उसमें एक पक्की जांच प्रणाली, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जोड़ना बहुत जरूरी है, जैसे लैब का औचक निरीक्षण हो सके, और अगर कोई देश नियमों का पालन न करे तो उस पर कार्रवाई का भी कोई प्रावधान हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, वो कितना महत्वपूर्ण है? वो तो बेहद अहम है, बहुत जरूरी। जैसे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा है, वो देशों को मिलकर बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए तैयार करता है। यूनेस्को नैतिक दिशा निर्देश बनाने पर काम करता है। WHO का गोर नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखता है। कुछ कंपनियां भी हैं जैसे ट्विस्ट बायोसाइंस जो ये कोशिश करती हैं कि उनके पास कोई खतरनाक DNA सीक्वेंस बनाने का ऑर्डर ना आ जाए। और कौन से संगठन इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, WHO को है ही, फिर अमेरिका की सेना की एक लैब है USMRID, वो बचाव के तरीके विकसित करने पर फोकस करती है, और एक संगठन है कार्बेक्स जो नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास के लिए पैसा देता है। ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, मुख्य बातें क्या हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से मुख्य बातें ये हैं कि जैविक खतरे लगातार विकसित हो रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। क्रिस्पर और AI जैसे नए उपकरण नए और शायद ज्यादा बड़े जोखिम ला रहे हैं, और इनसे निपटने का एकमात्र तरीका है वैश्विक सहयोग, पारदर्शिता और हाँ, कड़े नियम और उनकी निगरानी। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जिस तेजी से ये शक्तिशाली बायोटेक उपकरण और ज्यादा सुलभ होते जा रहे हैं, ऐसे में समाज किस तरह से जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है और साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से दुनिया को प्रभावी ढंग से कैसे बचा सकता है? सोचने वाली बात है।